नमस्कार। वेलकम टू तेज सिविल्स। और मेरा नाम है दिनेश टेकवानी। और आज हम हमारे मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 5 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले पीएसआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। अब आपको कहीं यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। एक एक सब्जेक्ट तैयार कीजिए, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कीजिए, डेली क्वेश्चंस कीजिए और अपना प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, पूरा अपना सिलेबस और प्रैक्टिस कीजिए। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, जरूर आपको सफलता मिलेगी। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होगा कि इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे वर्कशीट्स हैं, नोट्स हैं, वो सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको उनको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, उसके बाद क्लास में बैठना है। हर बार मैं ये बात बोलूँगा जिससे कि आप परेशान हो जाओ कि यार अब तो बैठ के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में एक जनरल डिस्कशन कर दूं तो देखिए, आरएएस में इस टॉपिक से हर बार एक सवाल तो आएगा ही। आरएएस और एसआई दोनों के अंदर इस टॉपिक से एक सवाल तो आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो अदर टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया, जैसे रेशो पढ़ाया, पार्टनरशिप पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया, उसका जो लेवल है क्वेश्चंस का वो थोड़ा मॉडरेट है, या फिर मैं कहूँ इजी टू मॉडरेट है। लेकिन इस टॉपिक से जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो मॉडरेट टू हार्ड की ओर हैं। लेकिन हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आराम से मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा। पहले बताऊंगा फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होगा, फिर बताऊंगा कि इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, कब फॉर्मूला यूज करना है, कब ट्रिक यूज करनी है, क्वेश्चन में क्या देगा तो हमें कैसे प्रोसेस करना है, उन सब के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक में स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट से लोगों को डर लगता है, वो डर को हम आज एकदम निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन शुरू करते हैं सिंपल चीज से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, सबसे पहली बात, इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं से बैंक से या किसी से कुछ उधार लोगे पैसा तो उस पर वो ब्याज देना पड़ेगा, या फिर आप किसी को उधार दोगे तो आपको ब्याज मिलेगा आपके मूलधन। और मूलधन मतलब जितना आपने ब्याज, जो आपने पैसा उधार दिया है वो मूलधन होता है। और जितने टाइम तक आपने उधार दिया है वो तो समय हो ही गया। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी जिस दर पे आपने उधार दिया है कि भैया 5% आपसे मैं ब्याज लूंगा, 10% लूंगा, 12% लूंगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई मान लो किसी से उधार लिए 10,000 रुपए, ठीक है, और आपने लिए 3 साल के लिए कि भैया 3 साल के बाद मैं आपको ये पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो है 10%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपने पैसा उधार लिया है मूलधन, ठीक है, ये क्या है 10,000 रुपए, तो तीनों सालों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, तीनों के अंदर जब हम ब्याज की गणना करेंगे ना, वो तीनों जो है वो इस मूलधन पे ही होगी। 10,000 रुपए के ऊपर ही आपकी ब्याज की गणना होगी। ठीक है, यानी कि चाहे वो फर्स्ट ईयर की बात हो तब भी हम 10,000 का 10% निकाल लेंगे, सेकंड में भी 10,000 का ही 10% निकलेगा, और थर्ड में भी 10,000 का ही 10% निकलेगा। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं यही कंपेयर करके बता देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर में तो सेम चलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो वही मूलधन है, लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड ईयर पे आऊंगा तो जो मेरा फर्स्ट ईयर का ब्याज बना है ना, इसको मैं मूलधन में जोड़ दूंगा। यानी 10,000 पे 10%, यानी कि 1,000 रुपए जो हो गया वो 10,000 में जुड़ जाएगा और 11,000 रुपए हो गए। और अब सेकेंड ईयर में जो ब्याज जुड़ेगा ना 10%, वो जुड़ेगा आपका 11,000 के ऊपर, ना कि 10,000 के ऊपर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और डिटेल हम बात तब करेंगे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे। ठीक है, अभी हम फटाफट से सिंपल को समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर देखो, जो फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी का मतलब क्या है यहाँ पर? मूलधन, यानी कि जो आपने पैसा उधार लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज जिस दर पे हुए वो, जितने समय के लिया, जनरली ये वर्षों में रहने वाला है, अपॉन 100। और निकलेगा क्या इससे? सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज निकलेगा। ये ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर आपने 10,000 रुपए लिए हैं तो जो 1,000 रुपए 10% ब्याज बन रहे हैं ना, वो ब्याज निकलेगा। टोटल राशि जिसको हम मिश्र धन कहते हैं या इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, वो नहीं निकलता। इस फॉर्मूले से क्या निकलता है? इंटरेस्ट निकलता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये अभी मैं क्यों बोल रहा हूं, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे ना और उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पर अमाउंट निकलता है, इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूं ये चीज। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट वाले में फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, ये तो अब हो गई फॉर्मूले की बात। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस फॉर्मूले को हम अदर वर्ड्स में या फिर जो ट्रिक के यूज में हम यूज करेंगे ना, वो कैसे करेंगे। अब इधर देखो ध्यान से एक बार, ये हो क्या रहा है? P
मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, और यहां अगर मैं 100 लिखूं, अब अगर मैं परसेंटेज को याद करूं तो मैंने क्या बोला था, किसी भी अगर नंबर का परसेंटेज निकालना होता है तो कैसे करते हैं हम, 60 का 40% निकालना है तो 60 इंटू 40/100। यानी अगर मैं पी को बोलूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पी का आरटी परसेंटेज, पी का आरटी परसेंटेज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अदर वर्ड्स में क्या हो गया, आरटी परसेंटेज। अब मैं पूरे लेक्चर में बार बार क्या बोलूंगा, आरटी परसेंटेज, आरटी परसेंटेज। तो मतलब समझ जाना, आरटी परसेंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100 है, ठीक है, इसका मतलब आरटी परसेंटेज है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि आरटी परसेंटेज को डायरेक्ट लेने से ये फॉर्मूला लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, और सवाल क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है और इजी हो जाता है। कैसे, पहले तो एक सिंपल सवाल समझ लेते हैं जो कि फॉर्मूले से भी जल्दी हो जाएगा और आरटी परसेंट से भी हो जाएगा। इसने बोला ब्याज दर है 20%, समय है 2 वर्ष, साधारण ब्याज अगर 160 रुपए है तो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। सिंपल सी बात क्या है, आरटी परसेंटेज वाली जो चीज है वो आपको उसी क्वेश्चन में यूज करनी है जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों दिया हुआ है, यानी कि ब्याज दर और समय अगर दोनों क्वेश्चन में दी हुई है तो वहां पर हम आरटी परसेंटेज वाले जो ट्रिक है या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ब्याज दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, आर और टी दोनों दिया हुआ है। आपसे आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, मूलधन पूछा है। अब आपको पता है कि क्या होता है मूलधन का आरटी परसेंटेज, यानी कि पी इंटू आरटी परसेंटेज, यानी आर कितना है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, ठीक है, और वर्ष है 2/100। दिया हुआ कितना है ये आपको, 160 दिया हुआ है, और आपको आपके पी निकालना है। ठीक है, तो पी कैसे निकलेगा, यहां कर लेते हैं, P इज इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाई बाय 100/20 इंटू 2। एक चीज काट देते हैं, ये हो गया 80, ये हो गया 40, और ये हो गया आपका 400 हो गया। जी हाँ, 400 हो गया। ठीक है, इतना सिंपल सवाल था ये, तो इसमें तो कोई लोड है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं, उसमें कैसे हमारा आरटी परसेंटेज जो है वो सवाल को इजी कर देता है। क्या सवाल है, राजीव ने संजय को कुछ रुपए 3 वर्ष के लिए उधार दिए, यानी कितने रुपए उधार दिए, मूलधन नहीं बताया गया है। यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो राजीव को 540 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता, तब मूलधन क्या है। ठीक है, सवाल पढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं, अगर आपके क्वेश्चन में उसने क्लियर नहीं कर रखा कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको इन जनरल सिंपल इंटरेस्ट ही मान के चलना है। जैसे इस सवाल में उसने लिखा नहीं है कि सरल ब्याज है, सॉरी साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, तो क्या मांगे चलेंगे हम कि ये साधारण ब्याज ही है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। बोला क्या इसने, पी आपको निकालना है, कितने रुपए उधार दिए हैं। आपको ये बोला इसने कि 3 वर्षों के लिए पैसा उधार दिया है, यानी जितने परसेंटेज पे उधार दिया था उससे अगर 2% ज्यादा पे उधार देता तो 540 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, और डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो साधारण ब्याज का अंतर है वो है, और ब्याज दर का अंतर हमारे पास है। ठीक है, समय हमारा इक्वल है, तो हम करेंगे क्या, डिफरेंस को डिफरेंस के ही इक्वल कर देंगे। तो डिफरेंस का आरटी परसेंटेज क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 2 है, समय तो वही है 3 साल, यानी कि 6%। इसका मतलब क्या हुआ कि P का जो 6% है वो किसके इक्वल है, ये डिफरेंस अमाउंट के इक्वल है। क्या करा हमने, डिफरेंस अमाउंट को डिफरेंस अमाउंट के इक्वल लिख दिया, रादर देन कि पहले हम फॉर्मूला बना के और ये लिखें कि पहले इतना ब्याज मिलता था, फिर 2% ज्यादा में R+2 करके करें, फिर उनको सॉल्व करें। नहीं, हम डायरेक्ट डिफरेंस को डिफरेंस के इक्वल कर देंगे, इसीलिए आरटी परसेंटेज काम आता है। ठीक है, तो P इंटू 6/100, तो P कितना हो गया, 540 इंटू 100/6, 6 9 54 होता है, यानी कितना आ गया, 9000 रुपीज आपका आंसर आ गया इस सवाल के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया आरटी परसेंट कैसे यूज करते हैं। अब सिमिलर सवाल, अगला सवाल है, वीडियो को पॉज करो, मतलब सिमिलर तो नहीं है, दिमाग हल्का सा लगाना है, पर यूज आरटी परसेंटेज ही करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धन है, इसको 10% वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, यानी कि आपको क्या दे दिया, आर दे दिया और टी दे दिया। ठीक है, यदि इसे 12% ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए उधार दिया जाए, यानी कि ये 2 बता रहा है R1 T1
और R2T2, ठीक है। यानी एक तो एक बोल दिया कि एक पैसा है उसको अगर 10% पे 8 वर्षों के लिए देंगे और दूसरी कंडीशन है 12% पर 6 वर्षों के लिए देंगे, तो ब्याज का अंतर दे दिया आपको 880 रुपए उधार दिया जाए तो ब्याज 880 रुपए कम प्राप्त होगा, तब मूलधन क्या आता है। सिमिलर चीज है, वहां पे डिफरेंस आपको निकाल के दे दिया परसेंटेज का, या हम खुद निकाल लेंगे। तो आरटी परसेंटेज का डिफरेंस निकालना है, तो पहला आरटी परसेंटेज कितना है 10 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 80%। पहला आरटी परसेंटेज है 80%। सेकेंड आरटी परसेंटेज कितना है 12 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 72%। यानी कि डिफरेंस कितना हो गया 80 माइनस 72 कितना हो गया 8% का। अब वही क्या करेंगे हम डिफरेंस को डिफरेंस के इक्वल लिख देंगे। पी हमें निकालना है, पी का 8% यानी कि 8/100 किसके इक्वल हो जाएगा 880 के। तो पी कितना हो गया 880 मल्टीप्लाई 100/8 यानी कि 11 और ये हो गया आपका 11,000। ठीक है, तो हमने क्या करा आरटी परसेंटेज दोनों कंडीशन का निकाल लिया, क्योंकि हमें डिफरेंस अमाउंट दिया हुआ है दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया और सीधे उसको पुट करके और अपना मूलधन निकाल लिया। तो आरटी परसेंटेज यूज करने से क्या होता है, सवाल को हम परसेंटेज में ही पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं और एंड में लाकर बस उसको पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। सिमिलर टेक्नोलॉजी पे एक और सवाल है, ये कर लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको फंडा आरटी परसेंटेज का। वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा और आपने इसको मतलब निश्चित रूप से कर ही लिया होगा। क्या बोल रहा है, एक धन है वो निश्चित शर्त पे जमा किया जाता है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर है 20%, अगले 4 वर्ष के लिए है 4%, अगले 3 वर्ष के लिए है 10%। तो 9 वर्षों पश्चात अगर व्यक्ति को 2580 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं तो मूलधन क्या था। वही बात कि आपको आर और टी दोनों दिए हुए हैं तो आरटी परसेंटेज वाला फिनोमेना यूज हो जाएगा। करा क्या इसने कह दिया पहले 2 साल में इतना है, अगले 4 साल में इतना है, अगले 3 साल में इतना है। टोटल साल कितने हो गए देख लो आप, 2 और 4 6, 6 और 3 9 साल का दिया हुआ है और 9 साल का ही उसने बोला कि 2580 रुपए ब्याज है, यानी डिफरेंस की बजाय इस बार उसने टोटल दे दिया। तो हम क्या करेंगे आरटी परसेंटेज का टोटल कर लेंगे। पहला आरटी परसेंटेज कितना है हमारा, पहला है 2 वर्षों का 20% यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 यानी 40%। दूसरा जो आरटी परसेंटेज है वो है 4 सालों का 4% यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 16%। तीसरा जो आरटी परसेंटेज है 3 सालों के लिए 10% यानी 3 मल्टीप्लाई 10 इजिकल्स टू 30%। अब जोड़ लें 30 और 40 70 और 16 कितने हो गए 86% यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का 86% कितना है 2580 है। सही निकाला है हमने, फटाफट चेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 20 40, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 3 मल्टीप्लाई 10 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 16 86। चलिए पी निकाल लेते हैं। 2580 मल्टीप्लाई 100/86। अब देखो यहाँ है 86 यहाँ है 80, दोनों 4 से कट होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि 80 तो कट जाएगा लेकिन 86 40 टेबल में नहीं आता। तो हम क्या कर देंगे पहले इसको 2 से काट देंगे। मैंने ये क्यों बताया कि लेक्चर 1 में जो हमने डिविजिबल टेस्ट पढ़ी वो यूज कैसे होगी उसको बताने के लिए आपको ऐसा मैं कह के बता रहा था। तो 1 2 9 और 0। अब देखो 43 है और 129 है। 43 जो होता है 120 और 3 3 9 होता है, मतलब क्या है कि 43 3 हो जाएगा 129 यानी कितना हो गया 3000 आपका आंसर हो गया। मूलधन कितना था आपका 3000 आपका मूलधन था। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका मैं बीच बीच में बोलता जाता हूं जिससे कि आपकी जो सॉल्यूशन जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो भी साथ साथ में बढ़ती जाए। और जब आप सवाल साथ में करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, सर ने ऐसे किया, मैं भी ऐसे करके अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूं। इसलिए साथ में सॉल्व करना अनिवार्य है। मान लीजिए अगर आपको सुधार लाना है अपने अंदर मैथ्स में तो ये करना ही पड़ेगा आपको साथ में सॉल्व। ठीक है, चलो अब एक थोड़ा नए तरीके का सवाल समझते हैं हम। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए के पास 22,000 रुपए हैं, वो इसको 3 असमान भागों में बांट रहा है, यानी 22,000 रुपए को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और वो जो पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है। पहले भाग को उसने 5% ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए दिया, दूसरे भाग को 2% ब्याज दर पे 5 वर्षों के लिए दिया
और तीसरे भाग को 5% ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए दिया। तीनों भागों पर उसको ब्याज सेम मिल रहा है, यानी कि जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तीनों पार्ट्स में सिंपल इंटरेस्ट उसको इक्वल मिल रहा है। देखो फिर से यहां पर आपको सिर्फ इंटरेस्ट वर्ड लिखा तो क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। वो तीनों भाग क्या है वो निकालना है आपको। मतलब क्या कह रहा है ये कि ये 22,000 रुपए हैं, इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा, P1 P2 और P3। P1 को मैंने दिया 5% और 4 वर्ष के लिए, तो वही मैं क्या करूंगा, आरटी परसेंटेज निकाल लूंगा 20%। ये आपका आरटी परसेंटेज लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 5 × 4 और यहां पर दूसरे भाग पर 2% और 5 वर्ष, यानी कि 2 × 5 यानी कि 10%। तीसरा जो है वो कितना है, 5% 6 वर्ष, 5% 6 वर्ष यानी कि 30%। ये मेरे पास आरटी परसेंटेज आ गए। अब जो तीनों का सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है, तो मुझे तीनों भाग निकालने हैं। ये सवाल समझने से पहले मैं आपको बताता हूं, मान लो इस सवाल के अंदर 3 भागों की जगह अगर वो 2 भागों में डिवाइड करता तो हम क्या करते। अगर वो किसी भी अमाउंट को, सॉरी किसी भी अमाउंट नहीं, किसी भी मूलधन को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो एक भाग को हमेशा क्या मानना है, एक्स मानना है, और दूसरे भाग को जो वो अमाउंट है उसमें से माइनस कर लो, 22,000 माइनस एक्स मानना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते, इसका आरटी परसेंटेज होता, इसका आरटी परसेंटेज होता, यहां में मल्टीप्लाई करके और इनमें रिलेशन निकाल लेता, बहुत ईजी था, ठीक है। 2 पार्ट्स में अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, एक को x मान के एक को 22,000 माइनस एक्स, यानी जो आपका मूलधन है टोटल उसमें से, और फिर आरटी परसेंटेज करके और उनका बना लेंगे हम, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना इसने 3 पार्ट्स में दिया है, अब 3 पार्ट्स में एक को x y मान के तो हो ही नहीं सकता, तो करना कैसे होता है 3 पार्ट्स वाला, वो समझो। जैसे ही 3 पार्ट्स में आ गया, तो मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं आपको रेशो पढ़ा रहा था, कि रेशो का चैप्टर खुद के सवाल तो सॉल्व करता ही करता है, साथ में और टॉपिक्स में भी हमें हेल्प करता है। तो वहीं पे अब हमें रेशो की हेल्प लेने का समय अब आ चुका है। तो करेंगे क्या, हम ये मान लेंगे कि ये अमाउंट जो है P1 रेशो P2 रेशो P3 के अमाउंट में इसने डिवाइड किया है, ठीक है ना। वही ना, 3 मूलधन है वो किसी रेशो में होंगे ना, तो इन तीनों का रेशो अगर हमें मिल जाएगा तो उस अमाउंट को हम निकाल भी सकते हैं। कि अगर 22,000 को मैं आपको बोल दूं कि 3:5:6 में बांटा है, तो आप निकाल दोगे ना कि भाई अगर 3 रेशो में है तो पहला अमाउंट इतना है, वो हम निकालना सीख चुके हैं रेशो के अंदर। अगर आपने रेशो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि उसको हम बार बार कई जगह पर यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको आता है रेशो से अमाउंट निकालना तो बहुत ही अच्छी बात है। P1 रेशो P2 रेशो P3 मैंने मान लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने क्या बोला था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो तीनों में इक्वल है। मतलब क्या, जो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला मान लो, या फिर इसका जो आरटी परसेंटेज मान लो, वैसे कर लो। यानी कि P1 R1 T1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू P2 R2 T2 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू P3 R3 T3 अपॉन 100। अब हम ऐसा करें क्या, जो हमारा रेशो है इसमें से, इस फॉर्मूले में से P1 P2 और P3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बहुत, ठीक है। तो यहां कर देता हूं मैं, आई होप दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है। P1 R1 T1, अब देखो यहां से P1 को ही रहने दो, R1 T1 क्या हो जाएगा, S के अपॉन में आ जाएगा और 100 चला जाएगा ऊपर, यानी P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 की वैल्यू हो जाएगी 100 S अपॉन R1 T1। सिमिलरली जो P2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 100 S अपॉन R2 T2। और अब P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 S अपॉन R3 T3। ये बस समझ में ये नहीं आई, यहां से मैंने P1 को पकड़ा, 100 ऊपर R1 T1 नीचे, यहां पे मैंने P1 की वैल्यू पुट कर दी, P2 100 ऊपर R2 T2 नीचे, P3 100 ऊपर R3 T3 नीचे, ठीक है। यानी अब क्या हो गया इसमें, 100S 100S 100S, ये सब कट गया, ऊपर क्या बच गया, 1 1 1 बच गया। मतलब क्या बचा मेरा, 1 अपॉन R1, यहाँ पे T1 लिख दिया कि मैंने, ये सॉरी T1 है, R1 T1। अब R1 T1 का निकाला था मैंने 20%, तो 1 अपॉन 20 रेशो R2 T2 1 अपॉन 10 रेशो 1 अपॉन 30, ठीक है। यानी तीनों जो R1 T1 R2 T2 R3 T3 हमारे पास थे, वो मैंने रेशो में लिख दिए, 1 अपॉन 20 1 अपॉन 10 1 अपॉन 30। अब मैंने एक सवाल में पहले आपको समझाया था, अगर कभी अपॉन में रेशो आ जाता है तो उसको नॉर्मल रेशो में कैसे निकालते हैं हम, जो ये अपॉन वाले हैं इनका पहले ले लो एलसीएम। अब 10 और 20, छोटे में बड़े का डिवाइड जा रहा है, 20 एलसीएम हो जाएगा, बचा 20 और 30, कॉमन फैक्टर है
तो हम क्या करेंगे, 30 की टेबल बोलेंगे, 32 जा 60, 60 में 20 का डिवाइड जाता है, जी हाँ डिवाइड जाता है, मतलब ले लेंगे हम एलसीएम 60। अब जो एलसीएम आता है क्या करते हैं, उसको सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी कर दूं और यहां भी कर दूं, तो रेशो क्या बनेगा, 3, 6 और 2। ठीक है, 3, 6, 2 बनेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, 3:6:2 बन गया। अभी आपके पास क्या आ गया, रेशो आ गया। अब ये रेशो आ गया तो तीनों अमाउंट निकाल सकते हो आप। ठीक है, P1 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम, टोटल 22,000, इसका रेशो अमाउंट कितना है 3/6 + 3, 9 + 2 11, ये कितना हो गया 6,000, यानी पहली जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 6,000 आ गई। ठीक है, अब P2 निकाल लें। P2 का रेशो 22,000 मल्टीप्लाई कितना है 6/11, यानी ये भी 2,000 और ये कितने हो गए 12,000। ये आपका दूसरा अमाउंट आ गया। तीसरा अमाउंट वही 22,000 मल्टीप्लाई 2/11, और ये कितने आ गए आपके 4,000 आ गए। यानी तीनों अमाउंट आ गए मेरे पास 4,000, 12,000 और 6,000। ठीक है, वापस से शॉर्ट में रिप्ले कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या था, 22,000 रुपए थे, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तीनों को अलग अलग आरटी परसेंटेज में उसने उधार पे दिया है और तीनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम था। अगर दो पूछता तो मैं एक को x, एक को 22,000 माइनस एक्स, फिर x वाले को उसके आरटी परसेंटेज से, 22,000 माइनस एक्स वाले को उसके आरटी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करता, दोनों को इक्वल रख देता, सॉल्व कर लेता, x की वैल्यू आ जाती। आसान था। 3 में जब होगा, x नहीं मान सकते, क्या करना होगा, रेशो मानना पड़ेगा। जो तीनों में डिवाइड किया वो किसी एक रेशो में डिवाइड किया होगा। तीनों का मैंने रेशो मान लिया, P1 रेशो P2 रेशो P3। अब जो मुझे दिया हुआ है, यानी कि तीनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल S इज इक्वल्स टू P1 R1 T1/100, P2 R2 T2/100, ऐसे करके तीनों का लिख दिया। तीनों में से मैंने P1, P2 और P3 की वैल्यू निकाल के इस रेशो में पुट कर दी, उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास रेशो बन के आ गया। रेशो बन के आ गया तो फिर अब रेशो में डिवाइड करना तो बहुत इजी है ही। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के सवाल में प्रोसेस करते हैं। या फिर आप एक चीज शॉर्ट में ये भी याद कर सकते हो कि जब भी इस तरह का सवाल होगा तो सीधे जो आपका आरटी परसेंटेज है उसको रेसिप्रोकल में रख के, मतलब 1 के अपॉन में रख के रेशो में बना दो। ठीक है, अगर आपको P1 S1 T1 के उसमें नहीं जाना तो याद ही कर लो, इस चीज को याद करने में कितनी ही देर लगेगी। ठीक है, कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमें क्या करना है, इस तरह से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड सवाल है, और इसमें एक ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे जो बहुत लोग गलत करते हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करो। हाँ, मैं इसमें आपको ना ऑप्शन दे देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है 100%, एक ऑप्शन है 200%, एक ऑप्शन है 300% और एक ऑप्शन है 400%। ठीक है, अब करो ये सवाल। कर लिया सवाल। चलिए अब हम करते हैं इसको। मूलधन को अगर हम 2 गुना कर दें, दर को कर दें आधा और समय को कर दें 3 गुना, तो ब्याज में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। यानी इसने कोई वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं दी, सिंपल बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, दर को 1/2 कर दूं और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, तो कितना परसेंटेज चेंज मेरे इंटरेस्ट में आता है। पहले मुझे सिंपल बताओ कि जो सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला है अगर, तो वो क्या था, P × R × T/100। ठीक है, ये तो नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट है। अब मान लो सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2, ये क्या है, इसने P को 2 गुना कर दिया, यानी P क्या हो गया 2P हो गया। P बन गया मेरा 2P, दर को कर दिया आधा यानी हो गया R/2, टाइम को कर दिया 3 गुना यानी कि हो गया 3T, और अपॉन में 100 तो है ही। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 से ये 2 काट दें तो ये कितना हो जाएगा 3PRT/100। हो गया कि नहीं हो गया। पहले नॉर्मल केस में था PRT/100, जब हमने सारी कंडीशन लगा दी, इसको 2 गुना कर दिया, इसको 3 गुना कर दिया, तो आ गया 3PRT/100। इतना भी कर लेंगे लोग, उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये नॉर्मल था, ये 3PRT हो गया, मतलब 300% आंसर हो गया, और करके बड़ा खुश होकर आगे बढ़ जाएंगे। कितने लोगों ने ऐसे किया कमेंट बॉक्स में बताना। देखो ये है गलत सरासर। क्यों गलत है सर, दिख तो रहा है 1 का 3 हो गया, अरे 1 का 3 तो हो गया,
पर उसने परसेंटेज चेंज पूछा है आपसे, चेंज। पहले पीआरटी था, अभी 3 पीआरटी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें इसको माइनस करूं, इस पूरे को मान लो x है ये, ठीक है, अगर ये 3x है और ये x है, अगर मैं 3x में से x को माइनस करूं तो 2x आएगा ना मेरे पास। समझ में आ रही है बात? फिर मैं 2x अपॉन x मल्टीप्लाई 100 करूंगा, फिर आएगा मेरा 200%, यानी कि परसेंटेज चेंज जो है वो 200% है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप वैसे ही समझ लो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई किसी का कितना गुना हो रहा हो, मान लो ये था सिंगल 1, अब ये 1 से 3 गुना आ गया, तो परसेंटेज चेंज जो होगा ना वो हमेशा एक नंबर कम होगा। मतलब अगर 3 गुना हुआ है तो 200% चेंज होगा, कोई 2 गुना हुआ है तो 100% चेंज होगा, अगर कोई चीज 5 गुना हुई है तो 400% चेंज होगा। ठीक है, यानी कि परसेंटेज चेंज बोलना और इतने गुना होना दोनों में एक का डिफरेंस रहता है। अगर 10 गुना हुआ है तो 900% का चेंज होता है, वैसे ही यहाँ पे 3 गुना हुआ है तो 200% का चेंज होगा। और आपको वो ऑप्शन ऐसे ही देगा जिससे कि क्या कर दो, सवाल को गलत कर दो। लेकिन अब हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम कभी ये सवाल गलत नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या सीखने में आई, अगर कभी भी ये ऐसा कर रहा है सवाल में कि दर को 2 गुना कर रहा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, केवल दिया हुआ, तो नॉर्मल क्या करना है, नॉर्मल फॉर्मूले के अंदर उसको पुट करना है और जो डिफरेंस है वो निकाल लेना है सॉल्व करके। ठीक है, आसान सवाल। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट को लेकर जो नॉर्मल बातें थी वो सब कर ली हमने। ठीक है, नॉर्मल बातें करने के बाद अब हम आते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। यानी सिंपल सी बात, क्या वापस से याद दिला दूं, 10,000 रुपए हैं 3 साल के लिए, 10% के लिए दिया हुआ है। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, यानी मान लो 1,000 रुपए ही 10,000 रुपए निकाल लिया हमने। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड ईयर की बात करूंगा तो मैं इस इंटरेस्ट अमाउंट को भी इसमें क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 11,000, और अब 11,000 का 10% निकाला जाएगा। ठीक है, फिर अगले साल जो ये इंटरेस्ट अमाउंट आया फिर वो जुड़ जाएगा 11,000 में, फिर उसका इंटरेस्ट निकलेगा। यानी हो क्या रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है पहले साल का उस पर भी इंटरेस्ट निकल रहा है, सेकंड वाले पर भी इंटरेस्ट निकल रहा है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकल रहा है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझ गए आप लोग। मतलब समझने के बाद अब जो हमने बचपन में इसका फॉर्मूला पढ़ा था वो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, बचपन में क्या पढ़ा था फॉर्मूला हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आएगा तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट। मिश्र धन मतलब क्या होता है, मिश्र धन मतलब होता है कि जो आपका मूलधन है, यानी जो पैसा आपने उधार दिया था प्लस ब्याज, इन दोनों को जोड़ने पर जो बनता है ना वो होता है मिश्र धन यानी कि अमाउंट। यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हम निकालते हैं जब हम P इंटू आर इंटू टी अपन ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर वो मिश्र धन निकाल रहे होते हैं, यानी कि P प्लस CI निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है हमेशा कि मूलधन प्लस ब्याज होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऐसे है, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, यानी कि ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये T है। चलिए, ये फॉर्मूला तो याद ही करना है, इसमें मैं क्या ही समझाऊंगा। ठीक है, अब तो ये हो गई बात फॉर्मूले की, लेकिन हर सवाल फॉर्मूले से नहीं करना, कुछ सवाल हमें अपने वही पुराने दोस्त आरटी परसेंटेज से करना है। अब आरटी परसेंटेज हमने सिंपल इंटरेस्ट में तो नॉर्मली निकाल लिया कि आर को टी से मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहां पर ना थोड़ा तरीका है अलग आरटी परसेंटेज निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट में। कैसे निकालते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अल्टरनेटिव मेथड है। करना क्या है, प्रत्येक वर्ष पर प्रतिशत पे प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि जो आपका ब्याज दर का परसेंटेज है ना उस पर उतना ही परसेंटेज ज्ञात करो और सभी ब्याज दरों को जोड़ दो। मतलब क्या, मतलब तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा क्या, कि अगर आपको प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपका मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज 10% है, समय 3 वर्ष है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे करते हैं, करते ऐसे हैं आरटी परसेंटेज वाले से, हम जितने साल का हमारा है ना हर साल का अलग अलग आरटी परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का तो वही रहने वाला है, 10% है, साल हमेशा एक ही रहेगा तो 10 मल्टीप्लाई 1, यानी इन शॉर्ट बात क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वही। तो पहला साल है तो 10% का 10% ही रहने वाला है। ठीक है, समझ में आया। अब मैंने क्या बोला था, ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी इस 10% पे जो अमाउंट आएगा उस पर भी ब्याज लगेगा ना, तो सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, 10 का क्या निकालेंगे, आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला याद करो। परसेंटेज में मैंने क्या बोला था, अगर कितने भी परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ देंगे, यानी 10 में अगर 10% का इंक्रीज होगा तो हम क्या कर देंगे इसको 110 अपॉन 100, कितना आया ये
11% आया, यानी सेकेंड ईयर में आरटी परसेंटेज क्या आया, 11% आया। अब आते हैं थर्ड ईयर में, जो आपका सेकेंड ईयर में आरटी परसेंटेज आया है उसको उठाओ, फिर से इसका क्या कर दो, 110% कर दो, यानी फिर से इसका उतना ही प्रतिशत निकाल दो। लेकिन यहाँ पे गलती आप ये मत कर देना कि 11 है तो फिर से 111 से नहीं करना है, रहेगा वो 10 ही, ठीक है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो 11 पर 110 अपॉन 100 कर देंगे, 121 और 10 का डिवाइड किया तो 12.1, यानी तीसरे साल में 12.1, दूसरे साल में 11, पहले साल में 10। अब करेंगे क्या, तीनों को हम जोड़ देंगे, तो 10 और 11 21, 21 और 12.1 कितने हो गए, 33.1%। अब हम करेंगे क्या, बस हमारा ओवरऑल 33.1% आ गया। अब हम 10,000 को 33.1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा आ गया 3310 कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी करा क्या हमने, जब कंपाउंड इंटरेस्ट को हम आरटी परसेंटेज वाले हमारे अल्टरनेटिव मेथड से निकालेंगे तो हर साल का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट साल का तो सेम ही रहने वाला है, सेकेंड साल में जो फर्स्ट साल है उसका मल्टीप्लाई, जितना इंक्रीज क्लेम करते थे ना 110 अपॉन 100 आ गया 11%। थर्ड साल में इस सेकेंड वाले को उठाएंगे, फिर से कर देंगे 110 अपॉन 100 आ गया 12.1%। इन तीनों को जोड़ देंगे, मेरे पास आ गया टोटल आरटी परसेंटेज 33.1 और मैंने उसको निकाल दिया। ठीक है, सिमिलर सवाल में मान लो आपसे पूछता कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट समय और मूलधन पे निकाला जाए तो हम क्या करते हैं, आरटी परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे ये 10 है और ये 3 है, तो सिंपल हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, हम 10 या 30 कर देते हैं। लेकिन जब हमने यहां पर करा तो कैसे आ रहा है, 33.1 आ रहा है, तो 33.1 को 30 से कर देते, माइनस आ जाता 3.1%, यानी कि 3.1% से फिर हम निकाल लेते। इस तरीके से डिफरेंस वाला आता है। वही सवाल हम अगला समझेंगे भी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 3%, समय है 2 साल, डिफरेंस आपका सीआई और एसआई का है 270। तो आपको पी निकालना है। वीडियो को पॉज करो, मैंने समझा ही दिया, करना कैसे है, करने का ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने करने का ट्राई किया होगा। सबसे पहली बात क्या कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए आरटी परसेंटेज क्या है, 3 टू जा 6%। ठीक है भाई, इसके काम तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, क्योंकि है 2 साल तो फर्स्ट ईयर का निकालेंगे और सेकेंड ईयर का निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, वही 3 है तो 3% ही रहेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 3 का 103/100, ठीक है, 3 में 103% का इंक्रीज, ये कितना हो गया 309/100, यानी कि 3.09। अब इन दोनों को जोड़ दो, 3 को 3.09 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6.09% आ गया। अब मेरा नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में आ रहा था 6%, कंपाउंड इंटरेस्ट में आ रहा है 6.09%, एंड डिफरेंस कितना हो गया, 6.09 में से 6 घटाओगे तो 0.09% मेरा डिफरेंस आ गया। अब इसने क्या बोला है, मुझे दिया हुआ है डिफरेंस सीआई और एसआई का, परसेंट कितना दिया हुआ है, 270 दिया हुआ है। तो वही अपनी बात क्या कि डिफरेंस को, सॉरी पी पूछा है ना, तो पी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना आया 0.09 अपॉन 100 बराबर 270। ठीक है, तो पी कितना हो गया 270 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 0.09, ऊपर चला गया हो गया 100, ये हो गया 3 1 3 4 5, यानी कि 3 लाख इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊं, फिर सिंपल इंटरेस्ट लगाऊं, फिर माइनस करूं, तो कितना टाइम लग जाएगा। मैंने क्या करा, सीधे आरटी परसेंटेज दोनों का निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया और उसको डिफरेंस के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब एक और टाइप का सवाल, ये देखो, जो हमने लास्ट सवाल सिंपल इंटरेस्ट में किया था ना, उस तरीके से ही होगा, यानी फॉर्मूले में यूज करके करना है। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। ठीक है, आई होप अपने सवाल क्या होगा, बोल के रहा है कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 9/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है वो समझना। कोई धन है वो 9/4 टाइम्स हो गया, मतलब अगर 100 था तो मतलब उसका 2 गुना हो रहा था, 200 हो गया। मतलब क्या है कि उसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है, यानी वो क्या है, अमाउंट है, वो मिश्र धन है, वो समझना बहुत जरूरी है। 9/4 टाइम्स हो गया अपना, मतलब कि वो मिश्र धन है। और हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वहां पर अमाउंट ही होता है, और फॉर्मूला क्या था, P1 + R/100 की पावर T।
अब आप बोलोगे सर कभी तो आप आरटी परसेंटेज से करते हो, कभी आप फॉर्मूले से करते हो, पता कैसे पड़ता है? पता ऐसे पड़ता है, अगर सवाल में आपको आर और टी दोनों दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ही हमें आरटी परसेंटेज यूज करना है, अदरवाइज हमें कोई भी अगर ऐसी कंडीशन बना रखी है तो फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि 9.4 गुना हो गया, मतलब पहले अगर P था तो अब क्या हो गया 9P/4 हो गया। ठीक है, तो यानी क्या हो गया यहाँ पर 9P/4 इजिकल्स टू P1 प्लस R तो दिया ही नहीं हुआ, निकालना है 100 की पावर T, यानी T कितना है 2 साल है। ठीक है, P से P कट जाएगा, ठीक है कट गया। अब जब एक तरफ स्क्वायर होता है तो और स्क्वायर यहां पर आता है तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी रूट ऑफ 9/4 इजिकल्स टू 1 प्लस R/100। रूट का मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का रूट कितना हो गया 3 हो गया। 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो 3/2 हो गया, 1 प्लस R/100। ठीक है, अब ये क्या हो गया 3/2 माइनस 1 बराबर हो गया R, 2 हो गया एलसीएम, 3 माइनस 2 बराबर हो गया R/100। R/100 तो ये कितना बच गया 1/2 बराबर R/100, तो R कितना हो गया आपका 100 चला जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा 50, यानी कि हो गया 50%। R कितना हो गया 50% हो गया। करा कैसे हमने, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, 9/4 गुना हो गया मतलब अमाउंट दिया हुआ है, और चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले में अमाउंट ही होता है। अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 की पावर T होती है। अमाउंट की जगह 9P/4 रख दिया, P से P काट दिया, बाकी तो सॉल्व करना है। सॉल्व करना अगर आपको ऐसा नहीं आता है, फटाफट से शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर एक तरफ स्क्वायर होता है इधर होकर रूट हो जाता है। रूट का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर अगर 9 है मतलब 9 का रूट 3 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का रूट 2 है, 3/2, बाकी यहाँ माइनस करके तो आपको आता ही है आगे चीजें। ठीक है, अब ये एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, जिस कंसेप्ट पे पिछली बार आरएएस में सवाल आया था। ठीक है, ये कंसेप्ट समझते ही आपका एसआई और सीए की जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब बात मेरी समझो, नॉर्मल जो भी हम सवाल कर रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है, हर साल बाय साल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो रही है। ठीक है ना, यानी कि अगर आपने आज ब्याज लिया, आज आपने कोई पैसा उधार लिया है, तो एक साल बाद उस पर इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग पैसा कैलकुलेट हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर वो आपको ऐसे बोल दे कि भैया हर 6 महीने के अंदर पैसा कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट का, हर 4 महीने में होगा, हर 8 महीने में होगा, तो क्या करना होता है। अब सिंपल सी बात समझो, अगर ऐसा जो द्विवार्षिक अर्धवार्षिक या हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट के मामले में यानी साधारण ब्याज के मामले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों भाई, क्योंकि हर साल हम सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे ही तो पैसा निकाल रहे हैं। यानी चाहे आप हर 6 महीने में जोड़ लो, 2 साल में जोड़ लो, 2 महीने में जोड़ लो, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो पैसा सेम ही आने वाला है, क्योंकि मूलधन तो हम हमेशा सेम ही लेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वहां आपको पता होगा कि हर साल के बाद या फिर जो भी आपकी यूनिट है जोड़ने की, उसके बाद आपका जो ब्याज है वो भी ऐड हो जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। तो यहां पर डिफरेंस आ जाता है। अब वो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझो। देखो, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। मान लो अगर वो आपको बोल रहा है कि हर 6 महीने में यानी अर्धवार्षिक रूप से हम चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तो जितने महीने में वो कर रहा है ना, वो 12 के अपॉइंट में रख दो, 12/6 कर दिया, कितना आ गया 2 आ गया। अब जो ये 2 आया ना आपके पास, करना क्या है, आपको अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो इससे डिवाइड देना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो इससे डिवाइड देना है, और समय में इससे करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिवाइड करना है, समय में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करा, 12 में उसका डिवाइड दे दिया, जिस महीने में जोड़ रहे हैं जो संख्या आई उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड हो गया और समय हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि वही चीज अगर 6 महीने में होगा तो R/2 हो जाएगा और समय जो है वो डबल हो जाएगा, 2T हो जाएगा। अगर 4 महीने में करें हम सेम चीज, तो 12/4 ये आ गया 3, यानी कि ये हो जाएगा R/3 और ये हो जाएगा 3T। ठीक है ना, अब समझो आप 8 महीने का, अगर आपसे बोल रहा है 8 महीने में, तो यानी 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया 3/2। अब क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3/2 का डिवाइड देखो तो 3 तो यहाँ आ जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, 2R/3, और जो आपका समय है उसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 3T/2। ठीक है, यानी क्या करना है हमें, जैसे ही बोलेगा अर्धवार्षिक के 8 महीने, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को और समय को चेंज कर लेना है। चेंज कैसे करेंगे, जितने महीने में से जोड़ना है 12 में डिवाइड दिया, और जो संख्या हमारे पास आई रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो भाग दे देंगे और समय में उसको गुणा कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट और नया समय आ जाएगा
फिर उसके बाद जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, ठीक है। सारे कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। किसी भी कंसेप्ट में अगर डाउट हो तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पहले सवाल की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज करो और सवाल करने का ट्राई करो। जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं वही यूज करने हैं। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा और बहुत से लोगों ने कर भी लिया होगा। बोल क्या रहा है कि एक मूलधन है, ठीक है। क्या है? एक मूलधन है, इसका 2/3 भाग 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा किया जाता है, ठीक है। और शेष बचे हुए पैसे का, शेष बचे हुए मूलधन का 15 प्रतिवर्ष, ऐसा ये प्रतिशत है, प्रतिशत प्रतिवर्ष कह लो, प्रतिशत कह लो, सरल ब्याज की दर से यानी साधारण ब्याज से डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्ष के बाद का अंतर 480 रुपए है तो मूलधन क्या था? क्या करा इसने? एक पैसा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 2 पार्ट में मैंने क्या बोला था कि x और माइनस कर लो, लेकिन यहां पर क्या है, टोटल अमाउंट नहीं है, अपॉन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक को मैं मान लूंगा 2x/3 और दूसरा क्या बच जाएगा x/3, है कि नहीं। टोटल अमाउंट अगर मैंने x मान लिया तो अगर एक जो उसका हिस्सा है वो 2x/3 है तो दूसरा हिस्सा कैसे निकलेंगे, x - 2x/3 यानी क्या आ जाएगा x/3, ठीक है। इस 2x/3 वाले अमाउंट को इसने क्या बोला हुआ है, 2/3 भाग को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% पे दिया है इसने, ठीक है। यहां पर जो r है वो 10% है और t दोनों में 2 साल है। यहां पर जो x/3 वाला अमाउंट है इसको 15% की दर से इसने दिया है और टाइम तो वही है 2 साल। और मेरे पास क्या है, डिफरेंस है 480 रुपए, तो वही चीज क्या करूंगा मैं, डिफरेंस से डिफरेंस निकालूंगा और माइनस कर लूंगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे निकालते हैं, आर और टी दोनों दिया हुआ है, मतलब आरटी परसेंटेज यूज करेंगे। पहले साल में तो वही 10%, सेकेंड साल में क्या होगा 10 का 110%, यानी 11, दोनों को जोड़ने में क्या आया 21%। यहां पर आरटी परसेंटेज साफ ही दिख रहा है, 15 टू जा 30%। अब क्या माइनस करना है सीधे? नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट अलग अलग है ना, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। यानी पहले हम 2x/3 का 21% चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि x/3 का 30%, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 480 के, समझ में आई, 480 का ये इक्वल है। अब सॉल्व कर लें, ऐसा कर देते हैं हम, सीधे एलसीएम ले लेंगे ना तो उसको ऐसे रहने दो, 21 टू जा 42x/300 माइनस 30x/300, ठीक है, बराबर 480। चाहो तो सॉल्व भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब 300 एलसीएम ले लें पूरे के अंदर, ये क्या हो गया 42x माइनस 30x, और यहाँ क्या हो जाएगा 480 में 300 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कट जाएगा। अब यहाँ कर लूँ, यहीं कर लेते हैं, 42 में 30 कह दो, 12x बराबर 480 मल्टीप्लाई 300, x की वैल्यू क्या आ गई 480 मल्टीप्लाई 300/12 हो गया 40, और ये हो गया 12,000, ठीक है। समझ में आ गया क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2x/3 x/3, 2x/3 को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है तो उसके तरीके से आरटी परसेंटेज निकाल लिया, x/3 को सिंपल इंटरेस्ट से दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट तरीके से आरटी परसेंटेज निकाल लिया, डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, हमने इस तरीके से रख के डिफरेंस को डिफरेंस के इक्वल कर दिया और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो, आसान सवाल है। आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। क्या बोल रहा है, एक धन है, इसको 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर 183 रुपये है तो मूलधन क्या है। सेम सवाल मैंने एग्जाम्पल में कराया है, सिर्फ संख्याएं बदल दी गई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, क्या आर और टी दोनों दिया हुआ है? जी हाँ, आर मेरे पास है और 3 वर्ष यानी टी भी मेरे पास है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर निकाल लेते हैं, पहले साल का वही 5%, दूसरे साल का
5 का 105%, कितना आ गया? 5 का 105%, ये हो गया 5.25 हो गया क्या? 25, 5 का 5 और 0 लग गया। ठीक है, तीसरे साल में क्या करेंगे? 5.25 का फिर निकालेंगे 105%। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे सीधे। थोड़ी बहुत तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी अब मल्टीप्लाई में। 5 25, 5 2 10 2 12, 5 25 और 1 26, ये क्रॉस लगा 0 0। आई होप मल्टीप्लाई करना तो सबको आता होगा, ये बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड। मुझे लग रहा है मैं ही मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ। यहाँ करते हैं वापस से। 525 को करना है 105 से। 5 10 2 12, 5 25 और 1 26, ये लगेंगे 0, 2 क्रॉस लगेंगे और आ जाएगा आपका 5 2 और 5, 5 2 5 और ये 5। अभी आ गया आपका 55125 अपॉन 100, और ये 2 0 लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, और इसके बाद क्या कर लेंगे? हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ दें। 5.25 तो लिखा ही हुआ है, और ये 5.5125। ठीक है, 5 और 2, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और ये 15.7625। और यहाँ पर जो SI के अंदर क्या निकलेगा हमारा? 5 और 3, 5 3 जा 15, यहाँ पर है 15 और 15.7625। इसका मतलब क्या है? माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0.7625, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का 0.7625 अपॉन 100, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपके 183 के इक्वल हो जाएगा। तो P हो गया 183 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 0.7625। यहाँ हटा देंगे तो आ जाएंगे 4 0। अब इसको सॉल्व कर लें, 25 से कट जाएगा ये तो। 25 3 जा 1 2 0 और 25 5 जा। ठीक है, और ये 25 4 जा। अब इसको 5 से कट कर लेते हैं, ये आ गया 61, ये आ गया 20। अब देखो 61 183 से कट जाएगा। जब अभी कैलकुलेशन सही होती है ना तो अपने आप वो सवाल जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, अब 4 2 8, 8 3 24, यानी कि 24,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान सवाल था, केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड थी, वो आप खुद कर ही सकते हैं, इसमें ऐसे कोई लोड वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आए अपने सवाल क्या होगा? क्या कह रहा है? बैंक की ब्याज दर 6% से बढ़कर 8% हो गई, तो अगर आप बैंक से 2,000 रुपए निकाल लोगे ना तो पहले जितना ही ब्याज प्राप्त होगा प्रारंभ में बैंक में जमा राशि की गणना कीजिए। यानी जब कुछ नहीं लिखा हुआ सवाल में तो क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्या बोल रहा है? बैंक में 6% ब्याज दर थी, उस 6% ब्याज दर होने से मुझे एक ब्याज मिल रहा था। ठीक है, अब ब्याज दर बढ़ के हो गई 8%। ठीक है, 8% हो गई। अब मेरे पास जो पैसा था ना उसमें से मैंने 2,000 रुपए निकाल लिए, तो 2,000 रुपए निकालने के बाद भी क्योंकि बैंक की जो ब्याज दर है वो 6% से बढ़कर हो गई है 8%, तो उसके बाद भी मेरे पास क्या आ रहा है? इक्वल अमाउंट ऑफ ब्याज आ रहा है। यानी कि पहली बात तो 1 साल के अंदर की ही कर रहा है क्योंकि समय नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमें दोनों कंडीशन को इक्वल रख देना है। सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इन सेकंड कंडीशन। यानी आरटी परसेंटेज से कर लो या फॉर्मूले से कर लो, बात तो एक ही है। निकालना क्या है? हमें पैसा निकालना है। मान लो पहले मेरे पास था पी अमाउंट जो मैंने रख रखा था, अब पी का 6% 1 साल अपॉन 100, समझ में आ गया? पी आर टी अपॉन 100। अब मैंने 2,000 रुपए निकाल लिए, मतलब मेरे मूलधन में से 2,000 रुपए कम हो गए। अब बैंक की ब्याज दर कितनी हो गई? बढ़ के 8% हो गई। साल तो वही है 1 अपॉन 100, दोनों क्या है? इक्वल है। अब सॉल्व कर लें, ये हो गया 6p
ये हो गया आपका 8p माइनस 8 दूनी 16, 16,000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2p बराबर 16,000। समझ में आ रहा है ना, 6p यहाँ गया, 16,000 यहाँ आ गया, p कितना हो गया आपका 8,000 हो गया, 16,000 का अपॉन बाय 2, 8,000 आपका आंसर हो गया। आसान सवाल था, जो कंडीशन दी है बस वो कंडीशन को हमने फॉर्मूले में पुट कर दी और p की वैल्यू निकाल ली। चलिए अगले सवाल की ओर। ये सवाल पहले मुझे समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको अभी तक नहीं समझा है, और आरएएस और एसआई में ये सवाल 2 बार आ चुका है, 2 बार। आप समझ रहे हैं, एकदम सिमिलर पैटर्न पे 2 बार सवाल आ चुका है, तो तीसरी बार थोड़ा बहुत घूम फिर के फिर से आ सकता है। ठीक है, समझ लो सवाल क्या है। सवाल ये है कि एक किसी धन पर निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो है 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज है 129 रुपए, तो ब्याज दर क्या होगी। इसने क्या बोला, एक पैसा है निश्चित ब्याज दर पर, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, 2 साल का यानी टाइम दिया हुआ है, साधारण ब्याज कितना है वो दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है वो दे दिया, और आपसे बोला ब्याज दर क्या है। सबसे पहली बात, आर और टी दोनों सवाल में दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, मतलब आरटी परसेंटेज से इस सवाल को नहीं करना। दूसरी बात क्या, जो एकदम ये पर्टिकुलर सेट ऑफ सवाल है, ठीक है, इसको अगर हम फॉर्मूले से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका ना एक तरीका है, वो तरीका समझो आप। अब एकदम बेसिक पे आ जाओ, साधारण ब्याज, और ये सवाल जो मैं तरीका बता रहा हूं ना वो एकदम इसी तरीके का सवाल पर ही लागू होगा, इसके अलावा किसी तरीके का सवाल पर लागू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो सवाल जिसमें आपको 2 ही वर्ष दे, 3 वर्ष भी नहीं, 2 ही वर्ष दे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे अलग से, और ब्याज दर पूछ ले या प्रिंसिपल अमाउंट पूछ ले। ठीक है, अब मेरी बात समझो, कोई भी पैसा अगर आप साधारण ब्याज पे दे रहे हो, उसमें 2 साल के लिए अगर आपने दिया है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए अगर कोई पैसा दिया है, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो हर साल ब्याज बनता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, अगर 120 रुपए ब्याज बना है तो पहले साल में 60 रुपए बना होगा और दूसरे साल में भी 60 रुपए बना होगा, है ना। सिंपल बात है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल ब्याज सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ऐसा नहीं होता ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पहले साल का ब्याज जो होता है वो सरल यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पहले साल का ब्याज हमेशा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर फर्स्ट साल में 60 रुपए ही ब्याज बना होगा। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ 129 है, इसका मतलब ये है कि सेकेंड साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना है, 129 में से 60 माइनस करोगे 69। सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड साल में 60 बन रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में 69 बन रहा है, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 9 का डिफरेंस आ रहा है सर। अब ये 9 का डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई, इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका फर्स्ट साल का ब्याज था उस पर भी ब्याज लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या कि जो ये फर्स्ट साल का ब्याज है इस पर फिर से ब्याज लग रहा है, इसलिए ये 9 आ रहा है। अच्छा, बस अब इससे आर निकाल लो। ठीक है, 3r अपॉन 5 बराबर 9, r बराबर 9 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 यानी 15% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कितना आसान था ना, क्वेश्चन को देख के लग ही नहीं रहा था कि इतना जल्दी ये हो भी सकता है। ठीक है, सिर्फ करना क्या था, इस कंसेप्ट को समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज पे ब्याज है, और ये मुझे पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज सेम रहता है, यानी अगर 120 रुपए 2 साल के लिए है तो 60-60 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का ब्याज हमेशा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, तो ये भी 60 होगा। दूसरा का निकालना है, इसमें से कर दो माइनस, आ गया 69। अब ये बात मेरे को समझ में आती है कि जो फर्स्ट साल पर है उस पर फिर से इंटरेस्ट लग रहा है, इसीलिए ये अमाउंट बढ़ रहा है। तो कितना अमाउंट बढ़ रहा है, डिफरेंस सेकंड 9 निकाल लिया, और इस पर क्योंकि परसेंटेज वही लग रहा होगा 60 मल्टीप्लाई आर अपॉन 100, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, आर आ गया। अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, निकाल सकते हो। हाँ, मेरे पास आर है, मेरे पास टी है, मेरे पास पी है, निकाल लूंगा। निकाल के दिखाओ अगले सवाल में। ये भी आर एस और एसआई के अंदर आया हुआ सवाल है। वीडियो को पॉज करो प्लीज, ये सवाल हाथ से करना बहुत जरूरी है, इसको हाथ से करना। जब तक ये सवाल आप हाथ से नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने सवाल किया होगा और इसका आंसर निकाल लिया होगा, क्योंकि हमने जस्ट सेम सवाल किया है। एक राशि है, वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज
900 है, 954 है। मैंने क्या बोला, एकदम सेम पूछेगा, समय हमेशा 2 साल होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की अलग अलग वैल्यू दी हुई होगी, डिफरेंस भी नहीं दिया होगा, अलग अलग वैल्यू दी हुई होगी। इस बार आपसे बस डिफरेंस ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह मूलधन पूछ लिया, कोई बात नहीं, पूछ लो, पहले मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा, फिर मैं मूलधन निकाल लूंगा। वही बात, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 2 साल हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो अगर 900 रुपए है, दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, 450 450। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा 450। दूसरे साल का ब्याज कितना है, अगर ये 450 है, ये 954 है, 954 में से 450 गए तो कितने बचे, 504। सेकेंड साल में 504 रुपए हुआ, यानी डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आया 54। ये 54 रुपए का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि जो पहले साल का ब्याज था इस पर भी वापस से ब्याज लगा था 54। ठीक है, आर बराबर 54 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 450, 2 जा 6 जा 12%, यानी आर कितना है, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%। अब सिंपल सी बात क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दूं, लगा देते हैं भाई। टी का आर टी परसेंटेज 12%, 2 साल के लिए 12 दूनी 24 अपॉन 100, और कितना है ये, 900 रुपए है। यहां से मुझे पी कैलकुलेट करना है, बस 900 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 24, ठीक है, 4 6 जा और 25, 6 1 जा 15, 0 1 0 आ गया, 15 5 जा 75, 15 to 30 और 3 7 कितना आया था, 50 आया था या 80 आया था, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। क्या था हमारा, P था मल्टीप्लाई आर टी परसेंटेज, हमारा आया था 12, 24 अपॉन 100 बराबर 900, P इक्वल्स टू 900 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 24, 4 6 जा, आपके इसको ही काट लेते, ऐसा करते हैं, 4 6 जा और ये 25, 6 1 जा और 15 0 0 75 तूने 30, हाँ 3750 आया था हमारा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया तरीका। इस तरीके पे फिर से सवाल एग्जाम में आने की संभावना बन जाती है। अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। ठीक है, क्या बोल रहा है, समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपए का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सारा ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। अब इसने क्या करा, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, टी दे दिया, आर गायब कर दिया। तो जब आर और टी दोनों नहीं है तो आर टी परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, नॉर्मल फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, क्या दे दिया इसने, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया है 2 साल का आपको। ठीक है, आर हमारे पास है नहीं, तो यानी क्या दिया हुआ है, सी आई माइनस एस आई बराबर आपको दिया हुआ है 96। अब सी आई का फॉर्मूला याद करना है एक बार, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। यार यहां पर तो अमाउंट है, यहां मुझे चाहिए सी आई की वैल्यू, तो सी आई क्या होता है, सी आई का मतलब क्या है, अमाउंट में से p माइनस कर दूं, अमाउंट में से जब हम p माइनस करेंगे तभी तो सी आई का फॉर्मूला मिलेगा, यानी कि जो ये फॉर्मूला है ये माइनस p, ये सी आई होता है। लिख देते हैं यहां पर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t माइनस p, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मल है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया 96 के। अब यहाँ लेफ्ट में देखो, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, क्यों ना इस पूरे p को यहाँ भेज दिया जाए, तो क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t माइनस 1 माइनस आर टी अपॉन 100 और 96 अपॉन p। समझ में आ गया ना ये बात आपको, अगर तीनों जगह p है, p कॉमन लिया, डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर दें जो जो हमारे पास है। r की वैल्यू तो निकालनी ही है मुझे, यहाँ पर
1 प्लस आर अपॉन 100। आर तो मुझे निकालना है, टी की वैल्यू मेरे पास है 2 साल, 2 साल रख दी सर, माइनस 1 तो अब 1 ही रहेगा, आर मुझे निकालना है और ये हो गया टी की वैल्यू 2, तो 2r अपॉन 100। 96 प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है क्या? हाँ सर दिया हुआ है 15,000। ठीक है। अब मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था नंबर सिस्टम, तब मैंने एक बात बोली थी कि ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेना, ये कहीं पे यूज हो सकते हैं। तो वो दिन आज आ गया है। याद करो, एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने बोले थे 3 फॉर्मूले तो याद कर ही लेना, उसमें पहला फॉर्मूला यही था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, 2ab यानी कि 2r अपॉन 100, माइनस 1 माइनस 2r अपॉन 100 बराबर 96 अपॉन 15,000। अब देखो सर, 1 प्लस का 1 माइनस का, 2r 100 प्लस का 2r 100 माइनस का कट गया। ठीक है, क्या बचा? आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर सॉरी, बराबर बचा हमारे पास 96 अपॉन 15,000, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 96। अब 100 स्क्वायर को ऐसे लिख दूं, 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15,000। सॉल्व कर लें, 1 2 3, 1 2 3, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 32 दूनी 64। ये किसकी वैल्यू आई है? आर स्क्वायर की। तो आर क्या हो गया? रूट ऑफ 64। 64 किसका रूट होता है सर? 8 का रूट होता है। आटू आटू 64 होते हैं क्योंकि 8। तो आपका क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8% आंसर हो गया। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है टेक्स्ट बुक का, जैसे कि जो 10th 12th में 9th 10th में चलते हैं। तो करना क्या था? सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, टी दिया हुआ है, आरटी परसेंटेज हम यूज नहीं कर सकते, सीआई माइनस एसआई दिया हुआ है, फॉर्मूला रखा, जो चीज दी हुई थी वो रख दी, बाकी हमने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। थोड़ा सा समय लगेगा कैलकुलेट करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल भी आएगा तो भी हम इजीली कर देंगे, करना तो इजी है ना। कैलकुलेट करने में 30 सेकंड 40 सेकंड और लगेंगे और क्या। ठीक है, कोई प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका क्या हो जाएगा? इसकीस हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, ये भी आपको देख के पहले तो पहचानना है कि फॉर्मूला बेस पे करना है या आरटी परसेंटेज से करना है। फॉर्मूला बेस पे करना है तो कैसे करना है? ठीक है, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। अब हम समझते हैं इसको। क्या बोल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4850 रुपए बढ़ता है एक पैसा, यानी बढ़ता है, यानी अमाउंट ही दिया हुआ है, मिश्रधन ही दिया हुआ है, और 3 वर्षों में इतना बढ़ता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? सिंपल बात, फॉर्मूला क्या था? a इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। पहले साल पहली बार में वो क्या बोल रहा है? जो अमाउंट है वो है 4850। हाँ, पी दिया है क्या? नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस आर दिया है क्या? नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टी दिया है क्या? हाँ, 2 साल दिया है। सेकंड कंडीशन 5 3 3 5, टी यहाँ पर भी नहीं है, सब कुछ सेम है, बस आर की वैल्यू 2 से 3 हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 आपको इक्वेशंस दिख रही हैं, इन 2 इक्वेशंस में मुझे आर निकालना है, तो क्यों ना मैं इस फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में डिवाइड दे दूं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, किसी भी तरीके से मुझे तो आर चाहिए, तो फर्स्ट का सेकंड में डिवाइड दे दो। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, यानी लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड, 4850 अपॉन 5335। अब यहां डिवाइड समझना, p से p कट जाएगा, ठीक है। 1 प्लस आर अपॉन 100 इसका है स्क्वायर, और यहां पर है क्यूब, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं ना, 2/1 कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं 2/1 इजी पड़ेगा? क्योंकि यहां पर पावर 3 है, यहां पावर 2 है, तो एक पावर बच जाएगी ना। तो यानी ऊपर लिख दो आप 5335, नीचे लिख दो 4850। ये लेफ्ट वाले का हो गया। राइट वाले में p से p कट गया, यहां पर इस चीज की पावर 3 है, यहां पर पावर 2 है। तो होता क्या है, जैसे मान लो a की पावर n है और नीचे a की पावर m है ना,
तो इसका मतलब होता है a की पावर n माइनस m, यानी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 पावर है या 2 पावर है, तो 3 में से दोगे तो पावर बची एक का तो नॉर्मल लिख दो, मतलब 1/1 प्लस r/100। ये समझ में आया ना? समझ में आया? 3 पावर 2 पावर डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा? सिंगल बचेगा। अब हमें करना क्या है? अब हमें सॉल्व करना है। इन दोनों को काट देते हैं 5 से, 5 नाम 45, 3 और 5, 5 से 35 और 0, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 30, 5 से 35, 1067 और 970। और तो ये सॉल्व हो नहीं रहा, तो r/100 ये कितना हो गया? 1067 अपॉन 970 माइनस 1। एलसीएम लेके देख लेते हैं, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। 970 1067 माइनस 970 ही आएगा, ठीक है। यानी कि r/100 बराबर ये कितना बचा भाई? 97 ही तो बचा। हो गया काम। 97 और 970, r बराबर 97 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 970। ये 1 से 10 टाइम्स ये कट गया, बचा कितना? 10%। 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। यानी करा क्या हमने? सिंपल है, 3 साल का 2 साल का रख दिया, डिवाइड दे दिया, पी से पी कट गया, 3 से 2 पावर कट गई और 1 पावर बच गई। उसके बाद हमने सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल दी। आसान सवाल। हाँ जी, अगला सवाल वही सवाल जो आरएएस के अंदर आया था प्रीलिम्स के अंदर, जिसमें 8 महीने वाला कंसेप्ट इन्होंने यूज किया था कि अगर हर 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब मैंने तरीका समझा दिया आपको इसका। वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप ये सवाल आपने कर लिया होगा। कंसेप्ट हम पूरा समझ चुके हैं, केवल हमें कंसेप्ट को अप्लाई करना है। बोल क्या रहा है? 8,000 रुपए की एक राशि है, निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज 3600 रुपए है। पहले उसने सिंपल इंटरेस्ट में क्या दे दिया? हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट छुपा ली, टाइम दे दिया और ब्याज दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। समान ब्याज दर पर, यानी वही जो आप यहाँ कैलकुलेट करोगे आर, उसी राशि पर अगर हम 8 माह पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएं, 8 माही चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हर 8 महीने में कैलकुलेट करें, तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो पहले क्या कर देते हैं? फटाफट से पहले आर निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। ठीक है, साधारण ब्याज का दिया हुआ है 3600 रुपए दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय है 3 वर्ष अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3600 अपॉन 80 गुना 3, कितना आ गया? 15/120। यानी आर नॉर्मल केस में 15% है। टी, अब मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो टी मेरे को 2 साल दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल ही है। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट तो वही है 8000 रुपए, लेकिन बोल क्या रहा है? 8 माही। अब फिर से याद कर लो, जब 8 माही करते थे क्या करते थे? सबसे पहले डिवाइड देंगे 12 में, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 3/2 जो आया है उससे तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में देंगे डिवाइड, और क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हम समय से। तो चलिए वही कर देते हैं। यहां पर प्रिंसिपल तो वही रहेगा, आर डैश, यानी नई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी? 15 मल्टीप्लाई 2/3, यानी कितनी आ जाएगी? 10%। और समय कितना हो जाएगा सर? समय हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3/2, यानी कि 3 वर्ष। यानी नया सवाल मेरे लिए बन गया कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो वही नॉर्मल RT परसेंटेज वाला फॉर्मूला, पहले साल के लिए 10% ही रहेगा, सेकेंड साल के लिए याद होगा 10 का हम निकालते थे 110, आ जाएगा 11%। तीसरे साल के लिए याद होगा 11 का निकालेंगे 110%, आ जाएगा 12.1। तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 33.1। पहले हम कर चुके हैं, सवाल याद हो चुका है, करें क्या? ठीक है, 8000 का अब हमें क्या निकालना है? 33.1% निकालना है, और आंसर आपके सामने होगा। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो 26, 26 48 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर उसके बाद 8 माह का करा है, तो चलो भैया 8 माह के अकॉर्डिंग कर देते हैं, और उसके बाद हमने क्या कर दिया? इसको सॉल्व कर लिया। अब आरएएस में अगर कंसेप्ट पूछ चुके हैं वो, तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि एसआई के अंदर वो सवाल पूछा जाएगा सेम कंसेप्ट पे।
जरूरी नहीं है संख्याएं ये होंगी, संख्याएं बदल जाएंगी, हो सकता है कुछ और चीज पूछ ले, लेकिन कंसेप्ट यही लगेगा, जिसमें 8 माह की जगह 6 माह कर दे, अगली बार उसमें 4 माह कर देगा। करना क्या है, 12 में डिवाइड देना है, जो संख्या आई आर से डिवाइड, समय से मल्टीप्लाई, और उसके बाद तो नॉर्मल हमें करना ही है। चलिए आखिरी सवाल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। वीडियो को पॉज कीजिए, करने का ट्राई कीजिए, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आई होप अपने सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। थोड़ा सा नई चीज है इस सवाल के अंदर, ये है क्या कि एक व्यक्ति ने 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 22,800 रुपए का एक फ्रिज खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा। इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। पहले वर्ष के अंत में उसने 8650 रुपए दे दिए। इसका मतलब क्या है, वो ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों चुका रहा है एक साथ, यानी कि पहले साल के बाद उसने 8650 रुपए दे दिए, दूसरे साल के बाद उसने 9125 रुपए दे दिए। तो अगर पूरा ऋण चुकाना है तो तीसरे साल के बाद कितना पेमेंट करना होगा। एक्चुअली में ये क्या है कि जब हम रियल लाइफ में लोन लेते हैं ना बैंक से, और जो किस्तें बनती हैं वो इसी कंसेप्ट पे बनती हैं। इसलिए ही ये मैंने सवाल डाला है कि आरएस में या एसआई में कुछ नया पूछना होगा ना उसको, तो वो ये पूछेगा। क्यों ये पूछेगा, वो आपका ये कंसेप्ट चेक करना चाह रहा है बार बार कि चक्रवृद्धि ब्याज में आप सिर्फ फॉर्मूला लटके बैठे हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझते हो आप। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझते हो तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने स्टार्टिंग में 22,800 रुपए 12.5% से लिया है, तो पहले साल में ब्याज क्या बनेगा। पहले साल में ब्याज तो नॉर्मल तरीके से बनेगा, जैसे हमारा उसमें बनता है सिंपल इंटरेस्ट में 22,800 गुना 12.5% अपॉन 100, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि एक साल के बाद आपको टोटल कितना अमाउंट चुकाना होता, तो मैं इस 12.5 में क्या कर दूं, 100 जोड़ दूं, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है एक तरीके से, है ना। वही बात है जो हम परसेंटेज इंक्रीज करते थे, वही तो बात है कि अगर आपका 10,000 के ऊपर 10% ब्याज लग रहा है तो 1,000 रुपये ब्याज हो गया, चुकाना कितना है 10,000 प्लस 1,000 11,000। अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो 10,000 का 110% कर लूंगा, ठीक है। वही चीज जो हमने परसेंटेज में सीखी थी, तो वही कर दिया हमने, 112.5 कर दिया पहले साल का टोटल अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। और ये हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, और ये हो गया 5, ओ गलत, हाँ नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, 5 से काट रहे हैं ना हम, फिर लिख लेते हैं एक बार। 22,800 का 112.5 अपॉन 100, यहाँ हमने कर दिया ऐसे, ये दो जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचम 25, ये हो गया 114, 25 और 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100, 25 से कम 25 10 35, 25 से कम 25 3 28, ठीक है। अच्छा एक कहीं पे जीरो वीरो कम लग गया क्या, हमने क्या करा था 114 को मल्टीप्लाई किया है 25 से, 114 मल्टीप्लाई 25, 25 चौक 100, 25 से कम 25 10 35, 25 से कम 25 और 3 28, ये कैसे कम आ रहा है, रुको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, हो सकता है एक जीरो कहीं इशू हो गया है। 22,800 रुपये हैं, इसका हमें निकालना है 112%, ठीक है। ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 1 और 2, 5 दूनी 10, 2 और 5 पचम 25, ओके। यहाँ पे मैंने डिवाइड करने में गलती कर दी थी, इसलिए ये आया था। तो अब हमें क्या करना है, 2 को 114, 114 को 25 नहीं 225 से मल्टीप्लाई करना था, 225 को 114 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20। अब देखो, अब मुझे बात बताओ, जब मैंने सवाल गलत मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता कैसे पड़ा, मुझे पता ऐसे पड़ा कि 22,800 रुपए थे, इसका 112% तो 22,800 से बड़ा आएगा ना, और वो छोटा आ रहा था, तो मतलब क्या है, वो हमने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की है, फटाफट से हमें फिर से कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 तो 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 2 2, 5 2 2 0 5 9 तो 11 5 16 5 2 25650, यानी पहले साल के बाद आपको जो लाइबिलिटी बनी बैंक के ऊपर वो बनी 25650।
लेकिन आपने किया क्या भैया, मैंने 8650 रुपए चुका दिए एक साल के बाद। इसका मतलब क्या है, जो मेरा अमाउंट बना उसमें से 8650 कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 25650 में से मैंने 8650 चुका दिए ना, यानी बचे कितने, 17,000 रुपए बचे। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा, ये कंसेप्ट समझना है कि जो चुका दिया पैसा वो माइनस हो जाएगा। अब 17,000 के ऊपर सेकंड साल में ब्याज लगेगा, समझ रहे हो। फर्स्ट साल में हमने जो पैसा चुका दिया वो हो जाएगा माइनस। अब बचे मेरा 17,000, 17,000 बचे एक साल पेमेंट करने के बाद, 17,000 बचे। इस 17,000 पे फिर से क्या लगेगा, 12.5% ब्याज लगेगा। 112.5 हम फिर से कर देंगे, ठीक है, यानी कि 1125 में 17 करना है मल्टीप्लाई। 17 5 17 पंजे 85, 34 और 8 42, 17 21, 17 17 और 2 19। ठीक है, 19,125 रुपये बचे 2 साल के बाद। अब इस 2 साल के बाद आपने फिर से कुछ पैसा चुका दिया, 9125 आपने चुका दिया। बचा कितना, 10,000 रुपए। 2 साल के बाद 10,000 की लाइबिलिटी थी। अब क्या होगा, तीसरे साल के अंत में इसने पूछा है, यानी 30 साल के अंत में हम फिर से क्या कर देंगे, 112.5 कर देंगे फिर से, यानी क्या आ जाएगा, 11,250। ठीक है, 11,250 रुपए तीसरे साल के अंत में आप पूरे चुका दोगे तो आप ऋण से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ठीक है, सवाल समझ में आया। 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज से 22,800, एक साल में कितना चुकाया, 2 साल में कितना चुकाया दिया हुआ है। 3 साल के बाद कितना चुकाना होगा कि पूरा निकल जाएगा, कैसे करते हैं, फर्स्ट ईयर का निकाल लो, अमाउंट कितना बनेगा, 112.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें जो पैसा चुका दिया वो कर दो माइनस, क्योंकि उस पर क्यों लगेगा ब्याज, वो चुका दिया पैसा हमने, वो चुका दिया। सेकंड साल में आ गए, सेकंड साल में फिर से हमने 112.5 कर दिया, फिर एक अमाउंट आ गया, फिर सेकंड साल में हमने कुछ पैसा पेमेंट कर दिया, फिर उसको माइनस कर दो। थर्ड साल के अंत में फिर से निकाल दो आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना बन रहा है और उसको क्या कर दो। अब आपसे ये तो पूछा ही है कि थर्ड साल में कितना पेमेंट करोगे कि आपका पूरा ऋण क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये सवाल का कंसेप्ट समझ गए होंगे। फ्यूचर में इस तरह का सवाल आरएएस और एसआई में आ सकता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन करने के बाद, सारे कंसेप्ट समझने के बाद, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको अब तक दिक्कत होती थी, वो आपकी अब काफ़ी कम हो गई होगी। अब जितने आप सवाल करते जाएंगे इन कंसेप्ट्स का यूज करते करते, आपका जो डर है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से, वो कम होता जाएगा और आप आसानी से सवाल कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऑफलाइन आके आप क्लास ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन क्लास लेनी है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।